आज आपके बीच आने का मकसद ये है कि 23 सितंबर के दिन हम लोगों ने एक ऐलान किया है कि चले सब हम मिलकर मुंबई चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि क्यों जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है करके। तो मैं कुछ बेसिक जानकारियां आपको देना चाहता हूं। क्यों जाना है, इसका मकसद ये है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात है, जिस तरीके का जाति धर्म का एक नंगा नाच खेला जा रहा है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कानून अंधा है। हमने सुना था, लेकिन अब देख भी रहे हैं। हमारी कोई पैरवी, हमारी कोई आवाज न हुकूमत सुनने तैयार है, न पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अदालतों का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अदालतों से भी जितनी उम्मीद थी वो उम्मीदें भी हमें पूरी होते हुए नजर नहीं आ रही है। ऐसे हालात के अंदर हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक तो जो चल रहा है उसे खामोशी से सुन ले, देख ले, बर्दाश्त कर ले और घर में बैठ जाए। और दूसरा ये है कि अगर अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने इस राज्य से मोहब्बत करते हैं, महाराष्ट्र से अगर हमको प्यार है और ये जानते हैं कि हम सभी को साथ में मिलकर रहना है, तो ऐसे हालात के अंदर कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है उसको उजागर करने की जरूरत है। सरकार, पुलिस और प्रशासन के ऊपर ये दबाव डालने की जरूरत है कि ये मुल्क कानून के हिसाब से चलेगा, ये मुल्क कायदे के हिसाब से चलेगा, ये मुल्क जमहूरी तर्ज के ऊपर अगर चलना है तो संविधान के हिसाब से चलेगा। कहीं गुंडागर्दी के हिसाब से, किसी गलत तरीके से जो गुंडे मवाली जो हरकतें आज कर रहे हैं, उनकी जो हौसले बढ़ते जा रहे हैं, वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीछे से सरकार को इनका समर्थन है, कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। तो ये सब चीजें सामने लाने के लिए, सरकार को नींद से जगाने के लिए हमने ये ऐलान किया कि 23 तारीख के दिन हम मुंबई चलेंगे। अब पूरे महाराष्ट्र से हमने लोगों से ये अपील किया है कि अपनी गाड़ियों के जरिए आप मुंबई पहुंचे। अब कब पहुंचना है, कैसा पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, ये हम आपको आगे जब फेसबुक लाइव करेंगे इसके अंदर ये जानकारी देंगे। अभी ये जरूरी है ये बताना कि हम मुंबई इस वजह से जा रहे हैं कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक संविधान की कॉपी भेंट करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि उनके ऑफिस में कहीं संविधान की प्रति जो है वो फ्रेम कर लगी हुई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री साहब की नजर उसके ऊपर कभी गई नहीं होगी। हो सकता है कि उनके ऑफिस में कुछ जो किताबें रखी हुई होगी उसमें एक संविधान की कॉपी भी रखी हुई होगी उसमें। हो सकता है कि महाराष्ट्र के पुलिस के कई अधिकारियों के पास ये संविधान की कॉपी उनके ऑफिस में मौजूद होगी, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये देश चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा। हमारी नाराजगी किस बात को लेकर है, और सिर्फ मेरी नाराजगी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की नाराजगी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं इस मुल्क के तमाम वो सेक्युलर लोग, अपनी सेक्युलर सोच जो रखने वाले हैं, उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई खड़े रहकर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। शुरुआत कहां से होती है, तो यहीं पे एक रामगिरी नाम का शख्स हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके बारे में एक बयान देता है, और इतना घटिया और घिनौना बयान देता है वो। और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आते हैं, ये जानते हुए कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत गुस्से का माहौल है, लोग एफआईआर रजिस्टर करवा रहे हैं। वो आकर उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बाल को भी धक्का लगने नहीं देंगे। यानी कि जो सोच उस रामगिरी की है, वही सोच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की है, वही सोच देवेंद्र फडणवीस साहब की है, और वही सोच अजीत पवार साहब की है, क्योंकि सरकार के अंदर ये तीनों बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जब कोई स्टेटमेंट करता है तो वो अपने सरकार की तरफ से करता है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि हुजूर की शान के अंदर गुस्ताखी सिर्फ अकेले एकनाथ शिंदे साहब ने नहीं की है, बल्कि उनके साथ देवेंद्र फडणवीस साहब ने की है, उनके पूरे मंत्रियों ने की है, और उसी के साथ साथ अजीत पवार साहब और उनके पूरी मंत्रियों ने भी इस बेहुरमती के अंदर वो भी उतने ही जिम्मेदार है। तकरीबन 60 एफआईआर पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर रजिस्टर किए गए
ये रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कार्रवाई तो बहुत दूर की बात, एक सादी नोटिस भी उसको पहुंचाई नहीं गई, और पहुंचाते भी कैसा, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, जो इनके माई बाप है, उन्होंने ही आके कह दिया है कि हम तुम्हारे बाल को धक्का नहीं लगाने देंगे। अब कई सारे पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य निभाते हैं, उन्हें भी ऐसा लगा कि मैं कैसे कार्रवाई कर सकता हूं जब मुख्यमंत्री ने ही साफ तरीके से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली और इसे ये कह दिया है कि भाई हम आपके बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। तो ऐसे हालात के अंदर या तो हम खामोश बैठ जाए या कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी का इजहार करें। हमने अपनी नाराजगी का इजहार एफआईआर रजिस्टर करवा के कर दिया। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो अदालत चले गए। बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जब इसकी पिटीशन लग रही थी तो जजेस ने ये कहा कि जब अदालत में ये बताया गया कि बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, तो अदालत ने कहा कि क्या आप हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और अदालत ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि पुलिस वालों साइबर सेल की मदद लो और वो जो क्लिप है वो क्लिप निकाल दो करके। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अदालत कम से कम ये कहेगा कि इतने सारे एफआईआर रजिस्टर हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने कार्रवाई करना चाहिए करके ये हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अदालत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब हमारे सामने ये सवाल आ जाता है कि हम जाए तो सरकार के पास नहीं जा सकते क्योंकि सरकार ने तो ऐसे लोगों का समर्थन कर दिया है। पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस तो बिल्कुल अभी फिलहाल अंधा कानून जिस तरह से होता है उसका किरदार निभा रही है कि नहीं, सरकार ने तो मेरे हाथ बांध दिए हैं, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूं करके। फिर अदालत से उम्मीद की जा रही है तो अदालत ने साफ कह दिया है कि तुम हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं और निकाल दो, क्लिप निकाल दो। हम उम्मीद कर रहे थे अदालत ये कहता कि नहीं, पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह का कोई भी बयान किसी ने भी नहीं देना चाहिए। ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं और पिछले 76 सालों के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने ये कहा है कि तुम मेरे धर्म के हिसाब से जीना सीखो, तुम मेरा धर्म मानो करके, और ना किसी ने ये कहा है कि तुम्हें हमारे मजहब के हिसाब से चलना। ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो यही बताया गया कि तुम्हारी मस्जिदें रहेगी, तुम्हारी मंदिरें रहेगी, गिरजाघर रहेगा, तुमको जिसकी पूजा करना है, तुम्हें जिसकी इबादत करना है तुम कर सकते हैं करके। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जहां पर आप एक मजहब के बारे में कहेंगे कि नहीं ये मजहब बहुत खराब है, ये घटिया है करके। ये अगर शुरू हो गया तो शायद इसका कोई अंत नहीं रहेगा। और जब ये रामगिरी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कुछ अपने प्यादे मार्केट में छोड़े हुए कि वो जाए और पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर बस भड़काने का काम करे, और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का एक नेता इस हद तक कह देता है कि हम मस्जिद में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे करके। कोई कार्रवाई नहीं, कोई अरेस्ट नहीं होता है इसमें। आप क्या तस्वर कर सकते हैं कि यही स्टेटमेंट अगर इम्तियाज जलील की जबान से अगर निकलता तो क्या पुलिस खामोश रहती? लेकिन इम्तियाज जलील कभी इस तरह का बयान देता ही नहीं क्योंकि मेरी तहजीब, मेरी संस्कृति मुझे इजाजत नहीं देती, और इससे बढ़कर यह है कि मेरा मजहब मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थानों के बारे में या किसी दूसरे धर्म के बेहुरमती करे करके। उसमें ये मेरा मजहब इजाजत नहीं देता है करके। हमने बहुत इंतजार किए और इंतजार करने के बाद हमें अब ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि बड़े बड़े नेता हमें देखकर हंस रहे हैं और हमें नाक चढ़ा रहे हैं कि क्या हुआ है कि 60 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है करके। तो इसका कोई अंत नहीं होगा। और जब एक नेता ही ऐसा कह रहा है तो उसका मानने वाले, उसके जो प्यादे होते हैं, उनकी हिम्मत कितनी बुलंद होने वाली है कि हो सकता है कि कोई सड़क चलता हुआ लड़का जो है वो किसी के धर्म के बारे में, किसी के नबियों के बारे में, किसी के देवी देवताओं के बारे में इसी तरह का बयान करेगा और उस वक्त वो यही कहेगा कि उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई थी, तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है करके। तो इसका कोई एंड नहीं रहेगा। ऐसे हालात के अंदर हमने फैसला किया है कि हम अपनी नाराजगी जताने के लिए, हुकूमत को बताने के लिए कि आपको अपना कर्तव्य याद दिलाना है हमें, तो इस वजह से हम 23 तारीख के दिन निकलने का फैसला किए हैं। अलग अलग शहरों से लोग अपने तौर के ऊपर गाड़ियों में निकले मुंबई की तरफ। कौन सा रूट रहेगा, कहां से आना है, ये हम आपको जानकारी देंगे।
आप सबसे ये अपील करते हैं हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहना चाहिए, ताकि हम एक पैगाम दे सके कि ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा ही है। तो वो तिरंगा लहराते हुए अपने गाड़ियों के अंदर 23 तारीख के दिन हमको मुंबई की तरफ निकलना है। बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये रैली निकलना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग दबाव डाल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, या तो हमने खामोश बैठ के सब बर्दाश्त कर ले, या कहीं ना कहीं जमहूरी तर्ज के ऊपर डेमोक्रेटिक वे में हम अपनी नाराजगी का इजहार करें। और वो इख्तियार मुझे उसी संविधान ने दिया है जिस संविधान के तहत मैं ये मुल्क और ये राज्य चलाना चाहते हैं करके। तो हम कोई हुल्लड़बाजी नहीं करने वाले हैं, कोई हंगामा नहीं करने वाले हैं, कोई इस तरह का भड़काऊ भाषण नहीं करने वाले हैं, कोई हम ऐसा माहौल नहीं खराब करने वाले हैं। एक शांतिपूर्ण तरीके से हम कम ये दिखा रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने जो एफआईआर रजिस्टर की है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम कहीं ना कहीं आके सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। हमने एक लेटर महाराष्ट्र के डीजी को भेजा है और उसके अंदर एक मांग की है, और वो मांग ये है कि एक ऐसा कानून इस राज्य के अंदर बनना चाहिए कि जहां पर कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है अपने जबान के जरिए, किसी दूसरे धर्म की आलोचना करता है, उसकी बुराई करता है, उनके देवी देवताओं के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया के ऊपर अगर वो गलत तरीके से कोई पोस्ट करता है, या अपने भाषणों के अंदर किसी मजहब को टारगेट करता है, उनके नबियों को टारगेट करता है, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर टारगेट करता है, तो एक कायदा होना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से नफरतों का बाजार गर्म कर दिया गया है, जाति धर्म और मजहब की जो दीवारें बड़ी बड़ी खड़ी कर दी गई है सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, वो दीवारें गिरनी चाहिए। तो ये कानून बहुत सख्त जरूरत है, हमने ये मांग की है। हम सरकार को भी उस दिन जो मेमोरेंडम देने वाले हैं उसमें ये मांग करने वाले हैं कि ये कानून महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं पूरे देश भर में लागू होना चाहिए करके। तो मैं तमाम लोगों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से ये अपील करना चाहूंगा कि 23 तारीख के दिन आपको हमारा साथ देना है, हम सब साथ में मिलकर जाएंगे। और हां, एक बात मैं साफ तरीके से ये बताना चाहता हूं, ये कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई कार्यक्रम है या हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ऐसा नहीं है। बाहैसियत मुसलमान अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, अजीत पवार की पार्टी हो, एकनाथ शिंदे के साथ भी है, कई सारे तो बीजेपी के साथ भी है, उन तमाम से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बाहैसियत मुसलमान आपको इसके अंदर शामिल होना है। अगर वाकई में अगर आप ये मानते हैं कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अगर हमारे रसूलुल्लाह के ऊपर ही अगर इस तरह के अगर हमले अगर हो रहे हैं, गुस्ताखी अगर हो रही है, और आप अपनी सियासी दुकान सजा कर बैठे हुए हैं कि नहीं मैं इसके साथ कैसा जाऊंगा, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप आइए, इसका नेतृत्व आप करिए, आप लीड करिएगा। मैं एक सामान्य एक मुसलमान की हैसियत से जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, आपके पीछे खड़े रहने के लिए तैयार हूं। इसके अंदर कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, आप कौन सी मिली तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, आप रहिए वहां पर, आपको मुबारक है। आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, आप रहिए वहां पर, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की जरूरत है, और वही जरूरत को हम भापते हुए हमने 23 सितंबर का ये चलो मुंबई का नारा दिए है। मुझे यकीन है कि आप लोग इसके अंदर आएंगे। आगे जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट्स होने वाला है, हम उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे।